हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नाइट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की फर्स्ट पार्ट की केमिस्ट्री। ठीक है, जो फर्स्ट केमिस्ट्री होती है हमारे पास पहला भाग होता है उसकी उस केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन का हम लोगों ने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया जिसमें नेनट समीकरण गिब्स ऊर्जा लास्ट टॉपिक रहा है हमारा। आज हम लोग जो पहला टॉपिक जहाँ से शुरू करेंगे वो करेंगे विद्युत अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ जो गैल्वेनिक सेल के अंदर डाले जाते हैं, जैसे ZnClSO4, ठीक है, CuSO4, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, वो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं, उनको विद्युत अपघट्य क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत अपघट्य चालक या विलयन। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर तो लिक्विड भरा जाएगा ना, लिक्विड भी भरा जाता है, ठोस भी भरा जाता है, एक रासायनिक पदार्थ तो भरा ही जाएगा। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य पदार्थ थोड़े गाढ़े भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं। हम लोग देखते हैं कि विद्युत अपघट्य चालक या विलयन कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में, जलीय विलयन में या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात विद्युत चलन करते हैं। ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्य पदार्थ या विद्युत अपघट्य पदार्थ चालक कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो विलयन या गलित अवस्था में, यानी कि लिक्विड तो होना चाहिए, ठीक है, या तो किसी लिक्विड में घुले हुए होना चाहिए या फिर ही खुद विद्युत अपघट्य पदार्थ ही गलित होना चाहिए, बहने वाला तरल पदार्थ। ठीक है, तो गलित अवस्था में हो तो मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयन देखिए जब कोई चीज जैसे कि सोडियम क्लोराइड या एग्जांपल के रूप में दिया गया है, नमक हो गया, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इनको ब्रेक किया जाएगा तो एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, तो इसमें आयन बनेंगे, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। ठीक है, आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात विद्युत चलन करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित का मतलब विद्युत धारा चलना, ठीक है, चलन करते हैं। ऐसे पदार्थ विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों में आवेश वाहक का कार्य, आवेश वाहक अर्थात आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो कार्य है वो कार्य, ठीक है, आवेश वाहक का कार्य आयनों के द्वारा होता है। आवेश को कौन लेकर के जाता है एक स्थान से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, आयन। ठीक है, तो इसलिए ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थों को आयनिक चालक भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए आयनों का मतलब होता है जब किसी पर धनावेश होता है, यानी कि उसके ऊपर प्रोटोन है, ठीक है, उसके ऊपर प्रोटोन की संख्या अधिक है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। और जिसके ऊपर ऋणावेश होता है, जिस परमाणु के ऊपर ऋणावेश होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो ये एक तरीके से आयन बोलते हैं हम इनको, ठीक है, धनायन और ऋणायन। ऋणायन पर इलेक्ट्रॉन अधिक और धनायन पर प्रोटोन अधिक। ठीक है, जब ये चलेंगे तो लेकर के किसको चले, एक आवेश को लेकर चले, लेकिन आवेश चल किस रूप में रहा, आवेश चला आयनों के रूप में, है तो वो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉनों के कारण ही, ठीक है, लेकिन वो आयन बन गया। अब आयन बनने के बाद वो आयनों के रूप में चलता है, ठीक है, आवेश। तो ऐसे पदार्थों को ही क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ। अब विद्युत अपघट्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। हम पहले प्रबल वाले को देखते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो जलीय विलायकों में या ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं तो ऐसे पदार्थों को प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। ठीक है, ये पदार्थ क्या है, जब इनको किसी जल में घोला जाता है, ठीक है, जल में घोला जाता है, ये गलित अवस्था में होते हैं। या ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक वो जो दो चीजों को तोड़ने का कार्य करे, ठीक है, ऐसे विलायक, ठीक है, या जिनमें ऋणावेश और धनायन, धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ साथ हो, उनको ध्रुवीय विलायक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे विलायकों में अगर पदार्थ है वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे कि सोडियम क्लोराइड अगर आप लोग जल में डालोगे, ठीक है, जल में डालने के बाद क्या करो, एक बल्ब ले लो, ठीक है, बल्ब का एक तार को बैटरी के ऊपर लगा दो, प्लस वाला, ठीक है, प्लस तार लगा दो बैटरी के ऊपर बल्ब का, ठीक है, और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल बचेगा, नेगेटिव टर्मिनल वो लगा दो नमक में, एक गिलास में नमक डाल के, ठीक है, और बल्ब का एक तार बैटरी पे लगा दो, एक तार गिलास के अंदर डाल दो तो बल्ब जल जाएगा। समझे, एक तार बैटरी पे लगा दो पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला तार नमक घोल के गिलास में डाल दो तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, इनमें आयन आयन जो नेगेटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रॉन तो विद्युत धारा के रूप में बैटरी से चल करके बल्ब में आएंगे, आना चाहेंगे, बल्ब में आएंगे, वो बल्ब से होते हुए इलेक्ट्रॉन निकल के इसके गिलास के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जहां उनको सोडियम क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, जिससे क्या होगा कि बल्ब हमारा कंटिन्यू जलता रहेगा कुछ समय के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलायकों या ध्रुवीय विलायकों में घुलने पर कम आयनित होते हैं या कम आयन दर्शाते हैं तो ऐसे पदार्थों को दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसे यौगिक या ऐसे पदार्थ जो किसी जलीय अवस्था या गलित अवस्था में या ध्रुवीय विलायकों में घुलने पर बॉन्ड कम ब्रेक होते हैं जिनके, ठीक है, वो कम आयनित होते हैं। अब आयनित कब होगी कोई चीज, जब उनके सहसंयोगिक आयनिक बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, तो इनके बॉन्ड बहुत कम ब्रेक होते हैं, ठीक है, इन पर बहुत कम आयन आता है। तो ये है ऐसे यौगिक है
एसिटिकम हाइड्रोक्सिलिक एमीन, ठीक है, और ये हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, इस प्रकार के यौगिक है। तो इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कम होती है और ये कम आयनित होते हैं, ठीक है, इनके मोल कम टूटते हैं क्योंकि इनके बीच सहज संयोजी कार्बन पाए जाते हैं, जबकि इनके बीच आयनिक कार्बन पाए जाते हैं। समझे ना, एक इलेक्ट्रॉन का दान इनके बीच बराबर का साझा, तो ये इसलिए दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब नंबर आता है विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता, ठीक है। विद्युत अपघट्य विलयनों में चालकता क्या होती है, देखिए, विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो आयनों के द्वारा होती है और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। तो इस पदार्थों में, जो हमारे विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इन पदार्थों में चालकता होती कैसे है, ठीक है। ये चालकता मतलब कि इसको डिफाइन करना है, ठीक है। चालकता वास्तव में क्या होती है, धारा के चलने की जो क्षमता होती है उसको चालकता कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको क्या लिखा गया है। विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता, विद्युत अपघट्य चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने की सहजता, सहजता मतलब आसानी, कि विद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है, ठीक है, या कितनी ज्यादा विद्युत अपघट्य पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है, उसको सहजता और अक्षमता भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, विद्युत अपघट्य चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने की सहजता अर्थात अक्षमता के विद्युत अपघट्य पदार्थ से कितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, सहजता अर्थात अक्षमता को विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता कहते हैं। ये दो वर्डों की बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोग दो वर्ड दो लाइनों की बात होगी। अब इसके बाद इसकी गणित रूप की बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा के प्रतिरोध के व्युत्क्रम, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस विद्युत अपघट्य पदार्थ, उस विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ की चालकता कहते हैं। दोबारा से देख लीजिए, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा के प्रतिरोध के व्युत्क्रम, धारा के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस विद्युत अपघट्य पदार्थ, उस विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ की चालकता कहते हैं। इसे एस या सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बहुत सारी किताबों में इसको सी से रिप्रेजेंट करा गया, लेकिन उसमें जो एनसीईआरटी की बुक्स है, ठीक है, कुछ और बुक है उनमें एस से रिप्रेजेंट किया है, तो एस या सी दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। एस या सी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि किसी विद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध R है तो उस विद्युत अपघट्य चालक की चालकता, यदि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ चालक का प्रतिरोध R है तो उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की, उस विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ की चालकता S बराबर 1/R। अब इसका जो मात्रक बनेगा वो 1/R बनेगा, 1/ओम, ठीक है। ओम ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। इसको हम ओम को मोह बोल सकते हैं, ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हैं, मोह। और एसआई पद्धति में इसका मात्रक सीमेंस होता है, ठीक है। इसका प्रतिरोध सीमेंस होता है, इसका विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता। चलिए, अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध। किसी विलयन या इलेक्ट्रोड की चालकता उस विलयन या इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध की लंबाई, ठीक है, प्रतिरोध लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन पर निर्भर करती है। किसी विलयन या इलेक्ट्रोड की चालकता उस विलयन या इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध, लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन पर निर्भर करती है, ठीक है। चालकता निर्भर करती है, ये प्रतिरोध की बात नहीं हो रही है, चालकता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रोड की लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन पर। जैसे यदि किसी विद्युत अपघट्य विलयन या इलेक्ट्रोड के द्वारा किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार का प्रतिरोध R, तो तार का प्रतिरोध R तार की लंबाई, ठीक है, तार की लंबाई के समानुपाती तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी विद्युत अपघट्य विलयन या इलेक्ट्रोड के द्वारा किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसमें बोला गया तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, तो देखिए लंबाई L के समानुपाती। आगे बोला गया क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को एक साथ मिला के रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा L/A, याद, ठीक है, L/A। अब यहाँ इस अनुक्रमानुपाती स्थिरांक को हटाने के लिए एक कांस्टेंट राशि ली जाएगी जिसको नाम है रो, L/A, रो, ठीक है। जहां रो अनुक्रमानुपाती स्थिरांक, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, ठीक है। अब यहां से रो की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, रो इज इक्वल टू RA/N, ठीक है। ये अब जब ये हो जाएगा तो रो यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध का कार्य करते हैं, जहां
रो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसका नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। रो लिखना था, आर लिख दिया मैंने। ठीक है, रो होता है। आगे बात समझ में? ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका मात्रक निकाल लेते हैं। एक बार मात्रक निकाल दूं। रो बराबर ओम, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये आर का रो का मात्रक हो जाएगा। रो इज इक्वल टू इंटू मीटर। ठीक है, ये आर मीटर स्क्वायर, आर की आर का जो ये होता है सिंबल होता है, मात्रक होता है, वो हो गया ओम, ओम इंटू मीटर, ये बचा, ये इसका मात्रक है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विद्युत चालकता। और मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, खैर छोड़ो। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है विद्युत चालकता। ठीक है, विद्युत चालकता क्या होती है? देखिए किसी भी अगर हम चालकता, चालकता एक क्षमता होती है। ठीक है, विशिष्ट चालकता, टॉपिक का नाम विशिष्ट चालकता है। चालकता क्या होती है? किसी भी विलयन के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह को चालकता कहते हैं, या विद्युत धारा कितनी सहजता से उसके अंदर चल सकता है विद्युत घट्टे विलयन के अंदर। ठीक है, ये चालक के अंदर भी कह सकते हैं। चालक के अंदर विद्युत धारा कितनी सहजता से और कितनी प्रबलता से, कितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, इस बात को चालकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकता, चालकता तो हो गई, विद्युत धारा का प्रवाह चालकता हो गया। ठीक है, अब इस चालकता को बढ़ाया जाएगा। अगर हम किसी चीज का प्रतिरोध कम कर दे तो चालकता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर धारा के मार्ग में अवरोध नहीं होगा तो चालकता बढ़ेगी, और बढ़ी हुई चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। विशिष्ट चालकता, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कापा से प्रदर्शित करते हैं। कापा मतलब के फोकाइटिस में ना, ये ऊपर का ये थोड़ा ये जो डंडा होता है इसमें लेंथ होती है, ये थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, तो इसे कापा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कापा इक्वल टू 1/रो। रो क्या होता है? रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, जो हमने पिछले ही वीडियो में देखा था। ठीक है, सॉरी पिछले वीडियो में नहीं, पिछले ही टॉपिक पे देखा था, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके लिखा हुआ। ठीक है, अर्थात कापा इक्वल टू 1/रो। ठीक है, और रो का जो वो होता है क्या मात्रक होता है? तो वो मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम, ओम का इनवर्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया। अब ओम को सीमेंस भी लिखा जा सकता है, मैंने उसमें बताया था। ओम को सीमेंस, एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एस होता है सीमेंस। ठीक है, ओम सीमेंस एक ही बात है, और ये सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो गया। अब इसके आगे फिर होता है रो इज इक्वल टू, रो की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, एक मिनट में मार्कर लूँ तब पता चलेगा। चलिए पहले तो मैं ये ओम को डिक्लेयर कर दूं यहाँ पे। ओम कैसे बना? रो इज इक्वल टू क्या है? आर ए अपॉन एल। आर की वैल्यू ओम, ठीक है, ए की वैल्यू मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, हम तो सेंटीमीटर में लेंगे। ठीक है, अपॉन सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक, इससे ये कैंसिल क्या बचेगा? ओम सीमेंस। ठीक है, सेंटीमीटर, ये एक अकेला बचा, ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, अब ओम को, ओम होता है, ओम को जब इसके नीचे यहाँ एक के डिवाइड में रखेंगे, ऐसे एक के डिवाइड में रखेंगे 1/ओम, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा, ये रो का मात्रक हो गया, 1/रो हो गया, और ये हो गया जी कापा, कापा इक्वल टू 1/रो। ठीक है, अब मात्रक भी 1 के डिवाइड में ही होगा, ओम। ठीक है, ओम ऐसे लिखा जा सकता है, और इसका सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और ओम इनवर्स को लिखा जाता है ओम, HOM इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ऐसे हुआ है। ठीक, ओम को लिखा जाता है एस सीमेंस।
ठीक है। ओम को सीमेंस भी बोलते हैं, ओम यूनिवर्स को सीमेंस भी बोलते हैं, और सेंटीमीटर यूनिवर्स ऐसे कैसे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया मात्रक की बात। अब यहाँ हम लोग रो की वैल्यू पुट करेंगे इसमें कापा में, ठीक है। रो इक्वल टू आर अपॉन आर इंटू ए अपॉन एल। तो रो के स्थान पे रखा, एल की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एल अपॉन आर इंटू ए, ठीक है। वन अपॉन आर इजिकल टू क्या होता है, वन अपॉन आर इजिकल टू होती है विद्युत अपघट्य की चालकता, जिसे एस या सी से डिनोट करते हैं। हम लोगों ने पिछले ही इसमें टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या है इसमें, वन बाई आर इजिकल टू क्या होता है, एस। एस मतलब विद्युत चालकता, या सी बोल सकते हैं कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टिविटी सी, ठीक है। एस या सी दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं एस से कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग सी से भी कर सकते हैं। सी या एस क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता, ठीक है। तो वन अपॉन आर की जगह पे एस आ जाएगा और एल अपॉन ए एज इट इज, ठीक है। यदि किसी सेल में 1 सेंटीमीटर लंबा तार तथा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो विलियन की विशिष्ट चालकता नॉर्मल चालकता के बराबर होती है, ठीक है। यदि किसी सेल में 1 सेंटीमीटर लंबे तार तथा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो विलियन की विशिष्ट चालकता नॉर्मल चालकता के बराबर होती है। जब मैं यहाँ 1 रखूंगा ना, लंबाई तार की लंबाई 1 और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह भी 1 रखूंगा, तो 1/1 क्या होता है, कुछ 1 ही आएगा, ठीक है। 1 इंटू एस क्या हो जाएगा, एस, और के इक्वल टू हो जाएगा एस। आगे बात समझ, चलो ये तो हो गई हमारी विशिष्ट चालकता की बात यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ दूसरा टॉपिक शुरू होता है मोलर चालकता का। मोलर चालकता क्या होती है, देखिए यदि किसी विलियन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किसी सेल के अंदर कोई विलियन लिक्विड भरा हुआ है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, उस विलियन की चालकता बढ़ाने के लिए उस विलियन के अंदर, जो सेल के अंदर भरा हुआ है, सेल के अंदर भरे हुए विलियन में एक मोल कोई विद्युत अपघट्य मिला देते हैं। जैसे ही उसके अंदर 1 मोल विद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा, तो सेल की विद्युत धारा के प्रवाह में ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जो मान बढ़ता है, विद्युत धारा का जो मान बढ़ता है, उसे मोलर चालकता कहते हैं। चलिए इस चीज को कैसे लिखा गया वो देखते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित तथा सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किन्हीं 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए विलियन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ हो, तो इसके द्वारा उत्पन्न चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। देखिए दोबारा से समझ लीजिए, हमारे पास क्या होता है, मैं इसको साफ कर दूं पहले, मैं इसको क्लीन कर दूं, मैं यहां पे बताऊंगा। ये हो गया, हमारे पास 2 ऐसे एनोड और कैथोड वाला सिस्टम होता है ना वो। अब ये बताया गया, इसको थोड़ा करीब करीब कर दो, अगर 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, इनके बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जो, ये 1 सेंटीमीटर का हो दोनों का, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो, ठीक है, तब की बात है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किन्हीं 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए, इस प्रकार के 2 इलेक्ट्रोड हो और इनके मध्य भरे गए विलियन में यदि 1 ग्राम विद्युत अपघट्य खुला हुआ हो, इनके बीच भरे हुए विलियन में यदि 1 ग्राम विद्युत अपघट्य खुला हुआ हो, तो इसके द्वारा उत्पन्न चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहां तक हमारा मोलर चालकता का काम पूरा हो जाता है, ठीक। अब अगर हम इसमें आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आगे भी बताना चाहते हैं गणित के रूप में कि मोलर चालकता क्या होती है, तो हम इसको आगे लिख सकते हैं ऐसे, यदि किसी विलियन में 1 मोल विद्युत अपघट्य हो, तो विलियन की विशिष्ट चालकता कापा व विलियन के आयतन V के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं। यदि किसी विलियन में, अगर आप लोगों को गणितीय रूप लिखना हो, ठीक है, आप लोग मतलब अथवा करके भी लिख सकते हैं इसको, अथवा ये वाली परिभाषा,
यदि किसी विलयन में 1 मोल वैद्युत अपघट्य हो तो विलयन की विशिष्ट चालकता कापा वह विलयन के आयतन V के गुणनफल को ही मोलर चालकता कहते हैं। अर्थात लैम्डा m बराबर म्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए म्यू भी लिखा है बराबर में कापा इंटू V। ठीक है, V के स्थान पर लगाया हमने 1000 डिवाइड बाई m। ठीक है, जहां m वैद्युत अपघट्य पदार्थ की ग्राम प्रति मोल सांद्रता है, यानी कि प्रत्येक ग्राम विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या m से डिनोट की गई है। ठीक है, तो कापा इंटू 1000 अपॉन m, ये वैल्यू आई निकल के। ठीक है, अब उपरोक्त सूत्र मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध भी स्पष्ट करता है। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है, तो आप लोग यहां से शुरू कर सकते हैं। यदि किसी विलयन में 1 मोल वैद्युत अपघट्य हो तो विलयन की विशिष्ट चालकता कापा तथा विलयन का आयतन V के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं। तो भी आप लोग ये बात लिख सकते हैं। यदि आपसे क्या पूछ लिया जाए, विलयन की मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है, तो आप लोग नोट करके लिख लीजिए यहां से और लास्ट तक लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वाली जो परिभाषा है ये याद ना करनी हो तो क्या कीजिए, आप लोग अथवा करके यहां से आगे आगे की परिभाषा याद कर लीजिए, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको मोलर चालकता की यहां से यहां तक की परिभाषा समझ में आ चुकी है तो आप लोग यहां से यहां तक की परिभाषा लिख लीजिए, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं। ठीक है, और हम लोग लिख करके इसलिए रखते हैं पहले ही ताकि 1 घंटे की वीडियो में ही काफी कुछ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक एक ही वीडियो में आ जाए, तो इसलिए हम लोग ये पहले से लिख करके रखते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपका भी जल्दी ऐसा काम हो जाए और हमारा भी जल्दी से काम हो जाए। तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास, वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो देखिए इसकी चालकता किन बातों पर निर्भर करती है वो देख लीजिए। वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है, उसमें नंबर 1 आता है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। वैद्युत अपघट्य किस प्रकृति का है, ठीक है, अक्षारीय है, अम्लीय है या आयनिक है। ठीक है, किस प्रकार का वैद्युत अपघट्य है। ठीक, तो इससे बात आता है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता मतलब कि वैद्युत अपघट्य विलयन जितनी ज्यादा मात्रा में दिया जाएगा उतनी अधिक चालकता होगी। ठीक है, इससे बात आता है फिर ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। जी हाँ, वैद्युत अपघट्य विलयनों में ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन आयनों को चलने में आयनों को गतिज ऊर्जा मिलती है, या इलेक्ट्रॉनों को आयनों को गतिज ऊर्जा मिलती है और आयन अच्छे से गमन कर पाते हैं, जिससे कि चालकता अच्छी रहती है। ठीक है, अच्छा जी, चालकता बनी रहती है। कंटिन्यू आगे है फिर आयनों के संयोग तथा वियोजन से भी चालकता प्रभावित होती है। जी हाँ, जब दो आयन पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ मिल जाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आयनों की कमी हो जाएगी, विलयन में आयनों की कमी हो जाएगी और आयन चालकता घट जाएगी। तो आयनों के संयोग और वियोजन से भी चालकता प्रभावित होती है। अगर वियोजन होगा तो चालकता बढ़ेगी और संयोजन होगा तो चालकता घटेगी। नेक्स्ट है फिर नंबर 5, विद्युत अपघट्य विलयनों के अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल। हाँ, ये भी एक बड़ी चीज है। अगर विद्युत अपघट्य विलयन के अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल अधिक है तो आयन एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पाएंगे, और आयन अलग नहीं हो पाएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएंगी। ठीक है, आयन गमन नहीं कर पाएंगे। अगर आयन एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हटेंगे नहीं एक दूसरे के समीप से, पॉजिटिव नेगेटिव आयन अलग नहीं होंगे तो विद्युत धारा नहीं बहेगी, क्योंकि आयन गमन करने के लिए मुक्त नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आयनों का अंतराणविक आकर्षण बल विद्युत अपघट्य विलयनों क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद आता है विद्युत अपघट्य विलयनों की इलेक्ट्रॉनिक चालकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चालकता होती है एनोड कैथोड वगैरह की वजह से। ठीक है, एनोड और कैथोड की वजह से। तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा, पहला टॉपिक हमारा दिया है धातु इलेक्ट्रोड की संरचना तथा प्रकृति पर। इलेक्ट्रॉनिक विद्युत अपघट्य विलयनों की इलेक्ट्रॉनिक चालकता किस पर निर्भर करती है, धातु इलेक्ट्रोड की संरचना तथा प्रकृति पर। अगर उसकी संरचना एकदम सपाट है, प्लेन है, प्लेन एक छोटी धातु की रोड दी गई है, छड़ दी गई है, और एक ऊबड़ खाबड़ जिसमें छोटे मोटे स्क्रैच हो। ठीक है, तो अगर किसी को हम पॉलिशदार छड़ ले लेंगे, एकदम प्लेन स्मूथ छड़ ले लेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉनिक चालकता कम होगी। ठीक है,
और यदि हम ऐसी छड़ लेंगे जिसमें मतलब थोड़े बहुत कट हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना अच्छा होता है जो न्यूक्लियस सिरा हो। अगर इलेक्ट्रॉन का कैसा हो, न्यूक्लियस सिरा हो, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी उत्सर्जित होंगे। और हमने प्लेन सिरे ले लिए तो इलेक्ट्रॉन जल्दी उत्सर्जित नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संरचना पर विद्युत अपघट्य विकिरणों की इलेक्ट्रॉनिक चालकता निर्भर करती है। ठीक है। दूसरा है धातु इलेक्ट्रोडों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जिस धातु का हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उससे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, जैसे जिंक धातु में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अगर किसी धातु से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड बनाएंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक चालकता बढ़ेगी। तीसरा है और धातु इलेक्ट्रोड का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक चालकता घटती है। देखिए इलेक्ट्रोड का यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो धात्विक चालकता क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक चालकता कम होगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना कम हो जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कम उत्सर्जित होंगे और इलेक्ट्रॉनिक चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा रीजन है। अब ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक चालकता और विद्युत चालकता की बात, ये तो खत्म हो गया क्योंकि अब इससे आगे आता है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, कोलराउस का नियम क्या करता है, प्रबल विद्युत अपघट्यों विलयनों की मोलर चालकता ज्ञात करता है। देखिए इसमें कहते हैं किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। वास्तव में यहाँ सिंपल पर नहीं लिख सकते प्रबल विद्युत अपघट्य, लेकिन ये दुर्बल के लिए भी उपयोग हो जाता है कभी। ठीक है, और भी कई सारी जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ प्रबल या दुर्बल एक एग्जैक्ट करके नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्डा एम अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकता होगी योग के बराबर होती है। दोबारा से देखिए, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत अपघट्य द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकता हो। धनायन जो विलयन के अंदर गमन करेंगे उनकी चालकता और ऋणायन जो गमन करेंगे उनकी चालकता आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। मोलर चालकता किसके बराबर होती है, धनायन और ऋणायनों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो ये कोलराउस का नियम अर्थात लैम्डा एम इक्वल टू पॉजिटिव धनायनों की चालकता प्लस ऋणायनों की चालकता, दोनों का योग करेंगे तो मोलर चालकता निकल के आएगी। ठीक है, यही कोलराउस का नियम है। यह नियम प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों की मोलर चालकता ज्ञात कराता है। ठीक है, तो इसे प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने का फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, आशा है आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे का कार्य करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए मोलर चालकता। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों में मोलर चालकता किससे निकाली जाती है। देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्यों में मोलर चालकता निकालना बड़ा ही कठिन काम है और ना के बराबर होती है मोलर चालकता, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसे होते हैं उनमें से आयन मुक्त ही नहीं होते। ठीक है, उनका अंतरांक आकर्षण बल अधिक होता है, सहसंयोजी कार्बन होते हैं उनके अंदर, तो उनके अंदर से आयन कम रिलीज होते हैं जिसके कारण मोलर चालकता ना के बराबर होती है। ठीक है, देखिए उसमें आयनों की संख्या होती है, आयनों की संख्या नहीं होती, वियोजन मात्रा होती है। चलो वियोजन मात्रा के बारे में बताइए आपको, पहले इसको पढ़ लीजिए। दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल उच्च सांद्रता पर अल्प वियोजित होते हैं। अल्प वियोजित का मतलब बहुत कम टूटने वाले। ठीक है, इनके अंदर से H पॉजिटिव आयन निकलता है, OH माइनस बनता है। ठीक है, ऐसे ये CH3COOH, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा लेकिन बहुत कम मात्रा। ठीक, चलिए, अर्थात ऐसे विलयन जो अपने आयनों में स्वयं अपघटित नहीं होते। जैसे जैसे सांद्रता और तनुता समीप आते हैं तो मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। यदि किसी विद्युत अपघटित पदार्थ की सांद्रता C है तो उसके वियोजन की मात्रा अल्फा मोलर चालकता तथा सीमांत मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, दोबारा से देखेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक अम्ल उच्च सांद्रता पर अल्प वियोजित होते हैं। ज्यादा मात्रा में विद्युत अपघट्य पदार्थ एसिटिक अम्ल लेने पर अल्प वियोजित होते हैं, ये बहुत कम मात्रा में टूटते हैं, इससे हाइड्रोजन कम निकलते हैं। अर्थात ऐसे विलयन जो अपने आयनों में स्वयं अपघटित नहीं होते, जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये अपने आयनों में अपघटित नहीं होगा, यानी कि H+O नेगेटिव नहीं बनेगा। जैसे जैसे सांद्रता तनुता के समीप आती है
सांद्रता और तनुता, तनुता मतलब शांत हो जाना, ठीक है, और सांद्रता मतलब अधिक मात्रा, ठीक है, अधिक मात्रा में विलयन को एसिटिक अम्ल को जब लिया जाता है तो वो तनुता मतलब कि एक इकट्ठा हो जाता है और शांत वायिकता प्रदर्शित करता है, ठीक है। तनुता समीप आते हैं तो मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता। मोलर चालकता तो हो गया किसी वस्तु घट्टे को मिलाने पर बढ़ी हुई चालकता को तो मोलर चालकता हो गया, ठीक है। और सीमांत मोलर चालकता यानी कि विलयन के अंदर आयनों की संख्या, ठीक है, विलयन के अंदर आयनों की संख्याओं की चालकता, धनायनों की चालकता या ऋण आयनों की चालकता। सीमांत मोलर चालकता धनायनों की या ऋण आयनों की चालकता होती है। तो यहाँ पर देखिए साम्य स्थापित हो जाता है। यदि किसी अविद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता C तो वियोजन की मात्रा अल्फा, सांद्रता C हो तो वियोजन की मात्रा अल्फा, कोमा मोलर चालकता तथा सीमांत मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होती है। अल्फा जो है वो मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होती है, अर्थात अल्फा बराबर मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता। ये होगी मोलर चालकता और ये हो गई तो कोलराउस के नियम में लिखा होता लैम्डा प्लस पॉजिटिव, ठीक है, ये सीमांत मोलर चालकता। ये हो गया दुर्बल वस्तु तो घटे पदार्थों के लिए मोलर चालकता ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे मोलर चालकता तो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम लोगों को मोलर चालकता निकालना भी है तो वो ऐसे निकलेगा, मोलर चालकता डेल्टा एन बराबर अल्फा इनटू पॉजिटिव ई। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मोलर चालकता निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे बाद आता है वियोजन क्या, वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक का मान सांद्रता C तथा वियोजन की मात्रा अल्फा पर निर्भर करता है। इसे के ए से प्रदर्शित करते हैं। वियोजन स्थिरांक का मान सांद्रता C और अल्फा वियोजन की मात्रा पर निर्भर करता है, इसे के ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। के ए बराबर C इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहां के ए वियोजन स्थिरांक है। वियोजन स्थिरांक क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें आयनों की कुछ संख्या निश्चित होती है, ठीक है। तो वो निश्चिंत जो मान होता है प्रत्येक विलयन के लिए, उसके लिए एक फिक्स मान की जरूरत होती है जिसको बोल रहा है वियोजन स्थिरांक, ठीक है। और ये अलग अलग विलयनों के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि एसिटिक अम्ल में आयनों की संख्या होगी ही नहीं, ठीक है, और अलग कोई पदार्थ लेंगे उसमें आयनों की संख्या हो सकती है, ठीक है। तो किस गुणनफल से किस क्रिया विधि के अनुसार अलग अलग विद्युत अपघट्य विलयनों में अलग अलग जो वियोजन की मात्रा होती है, आयनों की जो मात्रा होती है वो एक क्रम अनुसार बढ़ती है, ठीक है। और उस क्रमगत वियोजन की मात्रा के बढ़ने के मान को स्थिरांक के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो जिसको कहा गया है वियोजन स्थिरांक, ठीक है। कुछ विलयनों में हम लोग पहले से ही अपना डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं इसके वियोजन स्थिरांक का मान ये होगा, यानी कि वियोजन की मात्रा इतनी इतनी आ सकती है, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, सांद्रता हो गया और भाई मोलर चालकता हो गई, इनको लेकर के इनके अनुपात को लेकर के जब वियोजन की मात्रा निकाली जाती है तो उसमें स्थिरांक की आवश्यकता होती है, एक फिक्स मान होता है जिसको वियोजन स्थिरांक कहते हैं। के ए की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है, ठीक है, तो उसको वियोजन स्थिरांक कहते हैं। तो वियोजन स्थिरांक के ए बराबर C इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ये वियोजन स्थिरांक की बात हो गई। अब इसके बाद आ गया कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। अनंत तनुता वाले विलयन की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने में कोलराउस के नियम का उपयोग होता है, ठीक है। किसी भी विलयन में वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में भी कोलराउस के नियम का उपयोग होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन में वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए भी कोलराउस के नियम का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये था कोलराउस के नियम का उपयोग वियोजन स्थिरांक और दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए मोलर चालकता, ठीक है। इससे आगे का कार्य करते हैं, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।